वेरी गुड आफ्टरनून। रोस्टो मॉडल की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है और रोस्टो मॉडल के प्रासंगिकता पर भी बात करनी है। फिर रोस्टो मॉडल भारत के परिप्रेक्ष्य में कितना एप्लीकेबल है यह भी देखना है। ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो मॉडल के थ्योरेटिकल पार्ट से कम और उसके व्यवहारिक पक्ष से ज़्यादा पूछे जाते हैं आईएएस में। तो आपको एक हम 2-4-5 बढ़िया पैराग्राफ लिखवाते हैं। पैराग्राफ्स आप लिखो। रोस्टो का मॉडल आलोचनात्मक व्याख्या कर रहे हैं, इसका प्रासंगिकता पे बात कर रहे हैं। तो लिखिए रोस्टो का मॉडल नियतिवादी सिद्धांत है, अर्थात सिद्धांत के मानदंड स्थैतिक हैं, नियत हैं, दृढ़ हैं, कठोर हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीले नहीं हैं। अतः वर्तमान के भूराजनैतिक एवं वैश्विक आर्थिक तंत्र में इसकी उपादेयता पर प्रश्न चिन्ह है। इसकी उपादेयता पर प्रश्न चिन्ह है। दूसरा पॉइंट, इसका निर्माण यूरोप के आर्थिक इतिहास के आधार पर किया गया। के आर्थिक आधार पर किया गया। अतः यह अफ्रो एशिया के आर्थिक विकास की दशाओं के ऊपर व्यवहारिक नहीं हो सकता, क्योंकि अफ्रो एशिया की सांस्कृतिक दशाएं, धार्मिक सांस्कृतिक दशाएं, सामाजिक दशाएं यूरोप से भिन्न है। यूरोप से भिन्न है।
तीसरा पॉइंट, आशा है कि ये दोनों पॉइंट आपके समझ में आया होगा। यूरोपियन हिस्ट्री के आधार पर ये मॉडल बनाया गया। एशियन हिस्ट्री, अफ्रीका का जो दशाएं हैं, अफ्रीका की दशाएं हैं, उन पे कैसे लागू होगा ये। जो सामाजिक चिंतन यूरोप में है वो भारत में नहीं है। जो सामाजिक संस्थागत कारक यूरोप में है वे भारत में नहीं कार्य करते। यूरोप में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, भारत में विवाह एक बंधन है, युग युगांतर का बंधन है, जिसमें ये दैविक डिवाइन थ्योरी है। इंडिया में मैरिजेस का ईश्वर जोड़ियां बनाते हैं, नहीं, भाग्य पे, भगवान पे छोड़ा जाता है। इसीलिए एक ही पत्नी जो मिल गई उसके साथ 7 जन्म का रिश्ता यहां तय किया जाता है। उसके बाद तो मोक्ष ही मिलना है। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो। यह एक पूर्व घोषणाकारी मॉडल है, प्रेडिक्टिव मॉडल है। प्रेडिक्टिव मॉडल है जिसमें भविष्य के आर्थिक विकास के कारकों, प्रभावों, प्रतिफलों का अनुमान लगाया गया है। परंतु प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से आर्थिक विकास के दर में पिछले दशकों जैसी गति हो, यह आवश्यक नहीं। देखो, पुनः जनसंख्या विस्फोट को
या इसके अतिरिक्त जनसंख्या विस्फोट को एवं संसाधनों के अतिदोहन से विलुप्तता तथा उनका आर्थिक विकास पर प्रभाव जैसे कारकों की समीक्षा नहीं की गई, जैसे कारकों की समीक्षा नहीं की गई। नेक्स्ट लिखो, इस मॉडल में प्रस्तावित अनुक्रमित चरण या अनुक्रमित अवस्थाएं भी व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि ए बी सी करके लिखना है आगे, क्योंकि ए कुछ देश आर्थिक दृष्टिकोण से एवं उपभोक्तावाद के दृष्टिकोण से स्टेज 5 में है, परंतु सामाजिक एवं संस्थागत कारकों की दृष्टिकोण से स्टेज या प्रथम अवस्था में ही हैं, अर्थात मध्ययुगीन संस्कृति का प्रभाव प्राप्त होता है। उदाहरण आप बताओगे,
इसका उदाहरण क्या है, लिख करके बताओ। उदाहरण है पश्चिम एशिया, अरब के देश, अरब कंट्रीज, बिल्कुल सही। वहाँ पे मध्ययुगीन दशाएं हैं, सामाजिक कारक तो आपको पता ही है, लेकिन पर कैपिटा इनकम, पेट्रो डॉलर इकॉनमी, कंजम्पशन, एक एक शेख के पास 100 हजारों गाड़ियाँ हैं, अपना फ्लीट है, हवाई जहाज व्यक्तिगत रूप से रखते हैं लोग, पेट्रोलियम खुद से कैसे निकाला जाए ये भी पता नहीं है, विदेशी कंपनियां आती हैं, पेट्रोल निकालती हैं, पेट्रोल का रीडिंग करने भी नहीं आता इनको, उसके लिए भी ये लोग एम्प्लॉइज रखे हुए हैं। तो शिक्षा के नाम पे शून्य, लेकिन पैसा के नाम पे महिलाओं की दशा। अभी देखो, आज एक यूथ को, 21-22 साल का लड़का है, उसको आज अरब में फांसी लगा दिया गया क्योंकि वो डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था या किसी मुद्दे पे प्रोटेस्ट किया था, उसको फांसी लगा दी गई। पत्थर से मार करके सजा। ओके, दूसरा उदाहरण भी आपको तय करना है। लिखिए, कुछ राष्ट्रों में आर्थिक क्रियाएं कृषि, पशुपालन, उत्खनन पर आधारित हैं, परंतु सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से वे स्टेज 5 में हैं। बताओ कौन सा देश हुआ, जल्दी बताओ। लिखो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, चिली, नेक्स्ट लिखो, कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जहां सभी स्टेज पाए जाते हैं। बताओ कौन सा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जहां सभी स्टेज पाए जाते हैं। इंडिया, बिल्कुल सही, सही पकड़े हो। इंडिया में सब स्टेज है। अभी आज ही न्यूज़पेपर में न्यूज़ में आ रहा था
जो तुम अच्छा न्यूज़ देखोगे, CNN वगैरह देखोगे, टाइम्स नाउ देखोगे, तब पता चलता है भारत से 7,000 लोग जो करोड़पति थे, उन्होंने भारत को छोड़ करके मोस्टली सब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और US सब लोग चले गए हैं। तो ये करोड़पति लोग भारत को क्यों छोड़ देते हैं? क्या उनमें राष्ट्र प्रेम नहीं है? राष्ट्र प्रेम है, लेकिन यहां की दशाएं बहुत विभत्स होती जा रही है, बहुत विभत्स। राजनीतिकरण इतनी बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है समाज को, इतना बंटने लगा है भारत का समाज कि अब मुझे नहीं लगता है कि यहां पर कोई भी दिल्ली नर्क बन गया। दिल्ली कुछ ही दिन में पटना जैसा ना हो जाए, क्योंकि जो दशाएं हैं यहां पर ठेला लगने की, भीख मांगने वाले लोगों की। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो मेहनत से, सक्षमता से आगे बढ़ा, धन संचय किया, कमाया, टैक्स दिया, वो रोड पे चलता है तो उसका भी तो अधिकार है कि उसको स्वच्छ वातावरण मिले, अच्छा जीवन मिले। और यहां तो जनसंख्या पैदा करिए, रोड पे छोड़ दीजिए। सात 7,000 लोग, सोचो, कोरोना टाइम्स में भी निकल लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि 1 लाख से अधिक करोड़पति एक दशक में भारत से भाग गए। अरे बाहर में बड़ी अच्छी जिंदगी है, तुमको अनुमान नहीं है तो लोग देशभक्ति में जो मुझे उल्टा पुल्टा बोल दो, क्योंकि अभी यंग हो, अभी तो पता है नहीं। कनाडा में जाओगे तो तुम सोचते हो कि वहाँ रूस में जाओगे, हंगरी में जाओगे, तुमको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया में जाओगे वहाँ हिंदू मंदिर नहीं है? विशाल हिंदू मंदिर है। और भारतीय लोग वहाँ जाकर के होली, दिवाली सब बहुत प्रेम से मनाते हैं। कृष्णा कल्ट, इस्कॉन टेम्पल, पता नहीं कौन कौन सब साधु लोगों का बड़ा बड़ा आश्रम सब मिलता है। तो ऐसा नहीं कि भारतीय संस्कृति सिर्फ भारत तक ही सीमित रह गई। हंगरी में तो एक कृष्णा कल्ट का आश्रम है इतना बड़ा, जहां पे 99% लोग यूरोपियन हैं, कोई भारतीय नहीं दिखता। सब लोग सुबह उठ करके योगा करना और गाय को चराना और फिर सामूहिक भोजन प्रसाद बनना, कीर्तन गाना, खुद से खेती करना, खुद से, एकदम से उसी मॉडल में सब लोग चले गए हैं। हैप्पीनेस चाहिए इंसान को ना, खुशी चाहिए। बाहर के तनाव और संघर्ष, भारत में संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी संघर्ष हो, कैसा भी हो, सोशल मीडिया पे रोज हजारों लाखों झूठ टपका रहता है। तो लिखो, जैसे भारत में इसका विश्लेषण करना चाहिए। लिखो, भारत में रोस्तोव का मॉडल
लागू नहीं होता, व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि भारत में टेक ऑफ की दशा कभी प्राप्त नहीं हुई। टेक ऑफ की दशा कभी प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि भारत एक डेमोग्राफिक ट्रैप में है। क्योंकि भारत एक डेमोग्राफिक ट्रैप में है। डेमोग्राफिक ट्रैप का एक कॉन्सेप्ट है भारत को लेकर के, आगे भी बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा लिख लो इस पे। लिखो, डेमोग्राफिक ट्रैप का अर्थ है जनांकीय जाल का अर्थ है। डेमोग्राफिक ट्रैप का अर्थ है आर्थिक विकास के लाभ का जनसंख्या विस्फोट के द्वारा डाइल्यूशन, तनुता, विस्फोट के द्वारा अप्रभावहीन करना, अप्रभावहीन करना। डेमोग्राफिक ट्रैप में भारत फंसा हुआ है, और भी इस पे लिखवाने का मन था, लेकिन अभी नहीं लिखवाते हैं क्योंकि विषय आगे आएगा आगे। तो यहां पे सिर्फ अर्थ समझ लो कि भारत डेमोग्राफिक ट्रैप में कैसे है। मान लो कि दिए गए आर्थिक वर्ष में, वित्तीय वर्ष में, जो नौकरियां मान लो बनी, 1 करोड़ नौकरी का सृजन हुआ, प्राइवेट ये वो सब मिला करके, परंतु भारत में जनसंख्या 2 करोड़ बढ़ गई, 2.5 करोड़ बढ़ गई। मान लो आपने स्कूल में कैपेसिटी स्कूल खोले 10 लाख बच्चों के लिए, एडमिशन आ गया 1.39 करोड़ का। मान लो आपने हॉस्पिटल बनाया 10 लाख लोगों के लिए, आपने रोड बनाया 5 लाख गाड़ियों के लिए, ट्रैवल के लिए, ट्रेन चलाए। अब हर साल तो 2 करोड़ बढ़ जाना है, तो कितना बनाओगे? इसी को डेमोग्राफिक ट्रैप कहते हैं कि आप डेवलपमेंट का कुछ भी स्टेप्स ले लो, अंत में डेवलपमेंट का लाभ दिखता नहीं है।
सरकार को टैक्स मिलेगा, सरकार का जीडीपी बड़ा दिखेगा। समझो इस बात को, नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएगा। लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी में जब देखने जाओगे तो लगेगा कि गरीबी की विभीषिका फैली हुई है। ये डेमोग्राफिक ट्रैप है। लगभग 50 वर्ष, 50 नहीं, चलो 40 मान लो, 40 वर्ष चाइना में जब वन चाइल्ड पॉलिसी लगा, तब जाकर के उसकी जनसंख्या आज नियंत्रित हुई है। अब वो 2 चाइल्ड पॉलिसी लगाने की दशा में आ गया है। अब उसकी जनसंख्या एजिंग पॉपुलेशन है। ऐसे समझो, बहुत लोग आते हैं टीवी मीडिया पे कुछ बोल के चले जाते हैं कि टीएफआर भारत का घट गया। अरे टीएफआर से क्या मतलब है घट गया? डेमोग्राफिक मोमेंटम है ना हमारे देश में। 40 करोड़ युवा है, ये 40 करोड़ दो के एवरेज पैदा कर दिया, और बाकी लोग जो 18 से लेकर के 45 में हैं वो अलग पैदा कर रहे हैं, उनका अभी काम जारी है। 45 प्लस में भी लोग पैदा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के होगा क्या? बहुत बड़ा कंसर्न है ये। गवर्नमेंट्स कुछ नहीं कर रही हैं, डर गई हैं बुरी तरह से। ऑल राइट, फिर लिखो एक और उदाहरण है। कुछ राष्ट्र जैसे चाइना, कुछ राष्ट्र जैसे चाइना जहां साम्यवादी सरकारें हैं, साम्यवादी प्रशासन है, वहां या जो रिलीजियस स्टेट्स हैं, धार्मिक राज्य जो बने हुए हैं, वहां उपभोक्तावाद पर रेस्ट्रिक्शंस है। उपभोक्तावाद पर रेस्ट्रिक्शंस यानी व्हाट? प्रतिबंध है। तो वहां भी मॉडल लागू नहीं होगा। अब लिखो इस मॉडल की प्रासंगिकता क्या है, कितनी है। लिखो सभी कमियों के बावजूद भी इस मॉडल की एसेंस ऑफ द मॉडल, इस मॉडल की एसेंस यानी एसेंस ऑफ द मॉडल यानी जो मूल भाव है वह व्यवहारिक है, क्योंकि आर्थिक विकास पर सामाजिक एवं संस्थागत कारकों का निश्चित रूप से प्रभाव होता है। का निश्चित रूप से प्रभाव होता है।
बिशन कुमार, गुड आफ्टरनून। अच्छा, सार, एसेंस मतलब सार, बिल्कुल सही। भारत में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन भारत रहने लायक देश है। हम ये नहीं मानते कि भारत रहने लायक नहीं है। सुनील बाबू, अभी आप बाहर गए नहीं हैं, हमारी बातें तो अच्छी नहीं लगेंगी, आप बाहर गए नहीं हैं। और अगर जाएंगे तो आपको लगेगा कि कितना अंतर है। यहाँ मेट्रो पे चढ़ने में लगता है कौन कहाँ पॉकेट मार ले और कौन कहाँ धक्का दे के गिरा दे। ये ज़िंदगी चाहिए? सड़क पे घंटों घंटों ट्रैफिक, ये ज़िंदगी चाहिए? एक जिला प्रमुख किसी पार्टी का धमका करके घर से चला जाए, ये ज़िंदगी चाहिए? सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ और चारों तरफ गाली गलौज का माहौल, ये ज़िंदगी चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य भी एक चीज़ होता है। अभी उम्र कम है आपकी। राष्ट्र प्रेम देखो अपने जगह है, और बहुत लोग कनाडा में, यूएस में रह कर के भी राष्ट्र प्रेम करते हैं। हम लोग अपनी माँ से प्रेम करते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या माँ की गोद में ही बैठे हुए हैं? ये कोई आवश्यक नहीं है। उम्र से विचार बदलता है, एक्सपोजर से विचार बदलता है, आपका ही बदलेगा। संदीप कुमार सिंह सही लिख रहे हैं। कायोटिक इंडियन सोसाइटी, देखो हर व्यक्ति को सुख सुविधा चाहिए। आप गांव से प्रेम करते हो तो आप नगर में बसने चले गए ना। क्यों चले गए? गांव तो आपकी माँ थी। तो वैसे ही जो महानगर में बसे हुए हैं, वो महानगर में रहने वाले लोग कहीं विदेश जाकर के बसते हैं, भारत को बहुत याद करते हैं, भारत की संस्कृति को जहाँ जाते हैं वहाँ फैलाते हैं। कोई गलत नहीं है, सब सही है। आप अपनी जगह सही हो, वो लोग अपनी जगह सही हैं। हम किसी को गलत नहीं कह सकते कि भारत क्यों छोड़ के चला गया। हमारे यहाँ देखो, अभी वैक्सीन में राहुल गांधी जैसे लोग ट्वीट कर देते हैं कि इसमें गाय का सीरम है, काफ का, गाय के बछड़े का सीरम है। अब बताओ, यहाँ पे कोई मुस्लिम का दाढ़ी काट दिया गया, और दाढ़ी काटने वाले 5 लोग थे। वो ताबीज बेचता था। दाढ़ी काटने वाले में एक हिंदू है, 4 मुस्लिम लड़का है, 5 दोस्त थे। अब देखो कैसे राहुल गांधी ने, ओवैसी ने उसको क्या ट्वीट कर दिया। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन और उस गांव के लोग और जो पकड़े गए लोग हैं, रोज का ये तमाशा है। चूंकि आज ये मीडिया में चल रहा था, मैंने बोल दिया रामविलास पासवान मर गए तो बेटा राजा बन गया। अब बेटा राजा बन गया तो चाचा को कष्ट हो गया। चाचा उधर 5 MP लेके भागा, बेटा इधर कुछ कांड कर रहा है। राजनीति में योग्यता कौन पूछता है? बाप बेटावाद, वही भतीजावाद, सब वही चल रहा है। अब मानने को तो सब ठीक है ही, क्या प्रॉब्लम है? सब अच्छा है। भारत में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। यहाँ हमारे इथिक्स और वैल्यूज़ बहुत शानदार हैं पूरी दुनिया से, लेकिन उनका बहुत पतन हो रहा है और घृणा बहुत फैल रही है।
राष्ट्र की भावना सीमा रहित होती है। बिल्कुल सही बात। राणा हैदर अली लिख रहा है, बड़े दिन बाद आए तुम, कि जो बाहर रहते हैं वो 5 साल 10 साल के बाद बोलने लगते हैं कि भारत में लोग कीड़े मकोड़े की तरह रहते हैं। हम इतना कठोर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत बुरे हाल में रहते हैं। भारत में स्लम है, भारत के गांव को स्लम कहा जाता है। क्या दुर्दशा है, क्या हाल है, एक बार देखोगे तो लगेगा कि महावीर प्रताप का ओपिनियन भी आ गया मौसा जी का। वसुधैव कुटुंबकम, अभिषेक यादव का सबसे सुंदर निष्कर्ष अभिषेक यादव का रहेगा अभी डिबेट में। वसुधैव कुटुंबकम, सही बोला, बिल्कुल सही। पूरी दुनिया धरती तुम्हारी है यार, बाहर निकलो, संस्कृति को फैलाओ। पूरी दुनिया तुम्हारी है, पहले भी पूरी दुनिया तुम्हारी थी। तो वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना, पूरी दुनिया आपकी कुटुंब है। बिल्कुल सही। उमरेंद्र ने बोला कि अब बताओ, ये चंद्रचूड़ सिंह के फादर भी हाई सुप्रीम कोर्ट जज थे, और फखरुद्दीन अली अहमद का पूरा खानदान ही सुप्रीम कोर्ट जज बनता है। डायनेस्टीज तो सुप्रीम कोर्ट में है। बिल्कुल बैटरी डाउन हो गया था। कुलदीप लिख रहे हैं पॉजिटिव नोट पर कि सर बदलाव होगा, भारत में बदलाव होना चाहिए। अरे कुछ बदलाव नहीं होगा यहाँ भाई। यहाँ सत्ता कैसे प्राप्त की जाए उसके लिए लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। चलो ओके। ये दोपहर वाला टाइम ना, लंच के बाद फिर लिखो रोस्टो ने मॉडल में जिस टेक ऑफ अवस्था को माना है, जिस टेक ऑफ अवस्था को माना है एवं जिन कारणों को उद्धृत किया है, वे
काल क्रम में अप्रासंगिक हो जाते हैं, अप्रासंगिक हो रहे हैं। जैसे टेक ऑफ का कारण इन्होंने बताया कॉटन टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग, ये सब बताते हैं। रेलवे नेटवर्क का विस्तार। ये बताओ, क्या आज किसी भी देश में टेक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इलेक्ट्रिकल्स पे, सॉफ्टवेयर पे, आईटी कंपनीज पे नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसलिए टेक ऑफ के जो कारक ये बता रहे हैं ये भी प्रासंगिक नहीं है। अब इसको खुद लिख लेना, हर बात को लिखवाया नहीं जाएगा। जैसे लिख लो कि आईटी में क्रांति आने के बाद टेक ऑफ का कारण या उसके जो कारक हैं उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। फिर एक भारतीय मूल के विद्वान हैं वीबी सिंह, वीबी सिंह, भारतीय मूल के विद्वान हैं वीबी सिंह। लिखो, वीबी सिंह ने टेक ऑफ को एरोनॉटिकल प्रिंसिपल पे आधारित माना। मतलब वायुयान को उड़ाने की जो सिद्धांत होते हैं, तो वायुयान सिद्धांत पे आधारित माना। पूरे मॉडल को ही कहते हैं कि हवाई जहाज के उड़ाने की तरह है टेक ऑफ। समझाते हैं। पहले देखो क्या कह रहे हैं ये, कि हवाई जहाज पहले खड़ा रहता है, फिर उसमें फ्यूल्स भरा जाता है, लोग आकर के बैठते हैं, फिर इंजन स्टार्ट होता है। तो प्री कंडीशन टू टेक ऑफ में है कि भाई तेल भरा गया, इंजन को स्टार्ट किया गया, उसके बाद होता है टेक ऑफ, फिर उड़ता है वो हवाई में, फिर ऊपर जाके मैच्योर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और उसके बाद फिर जहाज के अंदर में कंजम्पशन शुरू होता है। एयर होस्टेसेस आती हैं और दारू का छोटा छोटा बॉटल सर्व किया जाएगा। फिर अब यहाँ वाले तुम गो एयर की बात मत करो और इंडिगो की, हम दूसरे फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं जो यूरोप में चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। तुम विदेशों से भारत की तुलना करोगे ना तो हतप्रभ रह जाओगे तुम। अभी हवाई जहाज का अंतर समझ में आ जाएगा तुमको कि कितना अंतर है। तो ये कहते हैं वीबी सिंह की एरोनॉटिकल प्रिंसिपल पे है। तो ये टेक ऑफ आकस्मिक होता है, अचानक से फ्लाइट लेता है, और अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ जैसा कुछ नहीं होता है कि अचानक से अर्थव्यवस्था ऊपर उड़ के चलने लगी। तो टेक ऑफ का क्रिटिसिज्म करते हैं ये, इसको भी आप जरूर लिख लेना इनके पॉइंट को। अब आइए नए विषय पे। आर्थिक भूगोल में संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और पीटी और मेंस और जनरल स्टडीज और निबंध लेखन सब दृष्टिकोण से संसाधन एक बहुत ही रोचक विषय भी है। और संसाधन और संसाधनों के दोहन, संसाधन के संरक्षण, संसाधन के संपोषणीय विकास, संबंधित
संसाधनों के उत्खनन एवं पर्यावरणीय मुद्दे, इन सब से रिलेटेड प्रश्न कहीं न कहीं आपको जनरल स्टडीज में अवश्य दिखेंगे। इसलिए इस विषय को कुछ ऐसे करवाया जा रहा है कि आप लोग चाहे जीएस हो, निबंध हो, ऑप्शनल हो, कहीं भी आप बहुत अच्छा उत्तर लिख सकें और उत्तर में कुछ सब्सटेंशियल हो, कुछ ऐसा हो जिसको पढ़ करके एग्जामिनेशन को लगे कि ये तो विशिष्ट है, क्योंकि जनरल तो सब लोग लिख ही रहा है। तो आपको हम इसमें स्टॉकहोम पिरामिड और रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इन सब के कुछ जो वैज्ञानिक विश्लेषण है उनको देंगे। संसाधन क्या है? सबसे पहले तो संसाधन की परिभाषा जाननी है। सामान्य अर्थ में संसाधन क्या है? लिखिए, एक परिभाषा लिखिए। देखो, संसाधन उन सभी प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं एवं पदार्थों को कहते हैं, वस्तुओं एवं पदार्थों को कहते हैं जिनसे आर्थिक लाभ प्राप्त हो, जिनसे आर्थिक लाभ प्राप्त हो। Any naturally occurring substances with economic value is termed as resource, is denominated as resource। ये सब जगह आपको मिलेगा। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट मत बनाना, लेकिन दूसरा पैराग्राफ लिखो। लिखो, संसाधन अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से वे प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल होते हैं जिनके प्रसंस्करण से आर्थिक लाभ एवं मानवोपयोगी वस्तु एवं सेवाओं को उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है अथवा उत्पन्न किया जा सकता है अथवा विच हैज कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, तथा जिसमें मानव के इच्छाओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। मानव के इच्छाओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। दूसरा आपने सुना, एक पहला सामान्य था, दूसरा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण है। अब भूगोल के टीचर हैं तो अर्थशास्त्र भी पढ़ाएंगे तो भूगोल लगाएंगे उसमें।
लिखो, संसाधन भूगोल के पिता, फादर ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी, जिमरमैन। जिमरमैन जिमरमैन ने, या जिमरमैन के अनुसार संसाधन से तात्पर्य किसी वस्तु अथवा पदार्थ से न होकर उसके प्रकार्यात्मक शक्ति, उसके प्रकार्यात्मकता अथवा आंतरिक गुणवत्ता से है। आंतरिक गुणवत्ता से है। जो मानव कल्याण के उद्देश्य से प्रयुक्त हो, मानव कल्याण के उद्देश्य से प्रयुक्त हो। ज्योग्राफर के लिए एक बार ताली तो बजा दो। अभी क्लास रहता तो हम ताली पिटवा दिए होते। बजा रहे हो कुछ लोग, पता चल गया। सामने स्टूडेंट बैठा रहता है ना, तो पढ़ाने का मूड, जोश, उमंग अलग होता है यार। क्या बताएं, कैमरा के सामने कोई दिखता नहीं है मुझे, बहुत परेशान है हम तुमको बहुत सब्सटैंशियल पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जो क्लास का एक जोश होता है ना, एक आभा मंडल क्रिएट होता है, और एक तुम्हारा मुस्कुराहट देख करके मेरा मन खुश हुआ, तुम्हारा दुखी मन देख करके दोबारा एक्सप्लेन किया, अरे इसको लगता है समझ में नहीं आया, तो ये चीजें कैमरा पे नहीं होती हैं। और हम लोग ऑफलाइन टीचर थे, हम लोग वो यूट्यूब वाले सब कॉमेडियन तो है नहीं, क्या करें। कोरोना मैया की जय। क्या नहीं करना पड़ रहा है भाई कोरोना में। चलो कोई बात नहीं है, फिर भी अच्छा बैच है तुम्हारा बहुत। इस डेफिनेशन को पढ़ो एक बार और समझने की कोशिश करो। हम एक उदाहरण से समझाते हैं। कुलदीप तो साथ में विस्लिंग भी कर रहे हैं, सही है। क्लासरूम का जब वो याद आ गया मुझे, इमोशनल हो जाते हैं। चलो लीव ऑल दैट। हाँ, अब इसमें एक उदाहरण से समझाते हैं। बताओ, हम ह्यूमन रिसोर्स हैं या नहीं? आलोक रंजन एक ह्यूमन रिसोर्स है या नहीं है? तो ह्यूमन रिसोर्स हम कैसे हैं? मेरी गुणवत्ता मुझे ह्यूमन रिसोर्स बनाती है ना। मेरी जो भी मुझे नॉलेज है वो मुझे रिसोर्स बनाती है। आप समझो इस चीज को। तो ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ये जो आलोक रंजन है, ये हाड़ मांस का बना हुआ, ये रिसोर्स नहीं है। इसके अंदर में जो गुणवत्ता होगी, जो प्रकार्यात्मकता होगी, जो कार्य क्षमता होगी, जो ज्ञान होगा, वो इसको रिसोर्स बनाती है। तो रिसोर्स कोई वस्तु नहीं होगा, बल्कि वस्तु की प्रकार्यात्मकता होगी। समझ में आया? जिमरमैन के सिद्धांत को फंक्शनल थ्योरी ऑफ रिसोर्स कहते हैं। जो ऑप्शनल वाले फंक्शनल थ्योरी ऑफ रिसोर्स, अगर ये प्रश्न कभी पूछा
कि रिसोर्स का फंक्शनल थ्योरी क्या है, तो जिमरमैन के सिद्धांत को लिखना है और भी डिटेल लिखवाने वाले हैं। ये बताओ, कल उठे, हमारी तबीयत खराब हो जाए, हमारी याददाश्त चली गई और हम आकर के कैमरे के आगे खड़े हो गए, और जब कैमरे के आगे खड़े हुए तो वही 6 फीट 2 इंच की ऊंचाई, वही शरीर, वही आंखें छोटी छोटी, वही बिखरे बाल, सब कुछ वही है, लेकिन क्या हम रिसोर्स हैं? जवाब लिख के भेजिए। अरे जब पार्थिव शरीर तो वही है, लेकिन अब हम रिसोर्स नहीं है। तो रिसोर्स क्या है? किसी भी वस्तु का फंक्शनैलिटी, उसका इंट्रिंसिक क्वालिटी, न कि वस्तु खुद रिसोर्स होता है। वस्तु रिसोर्स नहीं, कोयला रिसोर्स नहीं है। कोयला एक चट्टान है, लेकिन उस चट्टान में एक विशेषता है, उसकी एक आंतरिक गुणवत्ता है, उसमें ऊर्जा है, छुपी हुई ऊर्जा है, तो रिसोर्स बनता है। आगे लिखिए, लिखो, जिमरमैन कहते हैं, लिखो, रिसोर्स एवं धन में अंतर है। रिसोर्स और वेल्थ अलग होता है, रिसोर्स और धन में अंतर है। रिसोर्स और धन में अंतर है। लिखो, धन में विनिमयता होती है, एक्सचेंजेबिलिटी होती है। धन में विनिमयता होती है, एक्सचेंजेबिलिटी होती है। विनिमय कर सकते हो धन का। हमने आपको सोना दिया, आपने हमें अनाज दिया, तो सोना और अनाज ये धन है जिसका विनिमय हो रहा है। अब सुनो इस एग्जाम्पल को। मान लो कि हमने आपको कोयला दिया, आपने हमको अन्न दे दिया, तो यहां कोयला संसाधन नहीं है, यहां कोयला धन है। हमारे पास संचित धन था, मैंने आपको दे दिया, लेकिन जब उसी कोयला को हम में आग लगा करके, जला करके, और उसमें कुछ खाना पकाते हैं, उसकी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो वही कोयला संसाधन बन जाता है। तो धन और संसाधन एक नहीं है। धन में क्या है? एक्सचेंजेबिलिटी। संसाधन में क्या है? फंक्शनैलिटी, जिमरमैन कहते हैं। तो लिखो, लिखो, संसाधन में प्रकार्यात्मकता होती है, न कि विनिमयता। और यदि संसाधनों का विनिमय किया जाएगा तो वह धन कहलाता है, न कि संसाधन। यानी प्रकार्यात्मकता ही संसाधन को संसाधन बनाती है। खुद से लिखो। क्लास 5 के बच्चे की तरह हर लाइन लिखवाया नहीं जाएगा। अगला पैराग्राफ लिखो, संसाधन एक प्रौद्योगिकी आधारित संकल्पना है। संसाधन एक प्रौद्योगिकी आधारित संकल्पना है। प्रौद्योगिकी आधारित, टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, प्रौद्योगिकी आधारित संकल्पना है। क्योंकि प्रौद्योगिकी के व्यवहार पर ही संसाधन जागृत होते हैं। संसाधन जागृत होते हैं एवं क्रियात्मक बनते हैं, एवं क्रियात्मक बनते हैं। जैसे कोयला में टेक्नोलॉजी लगाओगे तभी तो ऊर्जा देगा। उसकी फंक्शनैलिटी को जागृत करने के लिए
आपको टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो लिखो, अन्यथा संसाधन प्रकृति में न्यूट्रल स्टफ कहलाते हैं। प्रकृति में न्यूट्रल स्टफ कहलाते हैं। प्रकृति में न्यूट्रल स्टफ कहलाते हैं। सुसुप्त वस्तु है संसाधन, न्यूट्रल स्टफ है। समझो इसको, कोयला, पेट्रोलियम प्रकृति में पड़ा हुआ था। ऐसा तो नहीं था ना कि 100 साल पहले पेट्रोलियम था, हजारों साल पहले भी पेट्रोलियम था। लेकिन जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं था तो आपके लिए वो गंदा नाला था। संसाधन के मिलते ही उसमें प्रकार्यात्मकता आई और न्यूट्रलिटी उसकी खत्म होती है, उदासीनता खत्म होती है, वो क्रियात्मक बनता है, मानवोपयोगी बनता है, आर्थिक लाभ, मानव कल्याण में उसका प्रयोग होता है। जिमरमैन कह रहे हैं ऐसा। फिर लिखो, प्रौद्योगिकी से या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से संसाधनों की परिभाषा बदलती है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से संसाधनों की भाषा बदलती है, संसाधनों की परिभाषा बदलती है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डिसाइड्स या डिटरमाइंस, लिख लो अंग्रेजी में भी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, पहले टेक्नोलॉजी था कि भाई कोयले को जला लो आग मिलेगा। बाद में आया स्टीम इंजन से रेलवे भी चल सकता है। फिर पता चला कि आयरन स्टील में भी यूज हो सकता है। फिर पता चला थर्मल पावर प्लांट बन सकता है। फिर अब पता चल रहा है कि भाई लिक्विड कोल बना करके पेट्रोलियम की जगह यूज करो, है ना। फिर कुछ पता चला कि मीथेन गैस बना करके पाइपलाइन से डालो। तो जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उतने ही संसाधन की परिभाषा, उसकी गुणवत्ता, उसकी प्रकार्यात्मकता परिवर्तित होती चली जाती है। निबंध की तरह लिखना इन चीजों को अच्छे से समझ करके। फिर लिखो, संसाधन एक नॉलेज बेस्ड कॉन्सेप्ट है। संसाधन एक ज्ञान आधारित संकल्पना है तथा प्राकृतिक वस्तुओं के गुणवत्ता का ज्ञान, उसकी गुणवत्ता एवं प्रकार्यात्मकता का ज्ञान उसे संसाधन बनाती है, मानवोपयोगी संसाधन बनाती है, मानवोपयोगी संसाधन बनाती है। जैसे मान लो कि मोनाजाइट सैंड में मालाबार पे थोरियम था। अब वहां के रहने वाले लोगों को, एक फिशरमैन को पता ही नहीं है क्या है, तो उसके लिए क्या है, वो बालू पे जाता है, बैठता है, थूकता है, उठ करके आ जाता है। उसको क्या पता क्या है, ज्ञान नहीं है। आज तो केरल के जंगल में, तमिलनाडु के इंफॉर्मेशंस पे, केरल के जंगल में इस्लामिक संगठन का बारूद और आर्म्स का जखीरा मिला है और पूरा एक जंगल का एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, वहां ऑपरेशन चल रहा है। क्या हो रहा है दुनिया में? कल भी नाइजीरिया में और कहां कहां देशों में इतनी हत्याएं हुई है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, चारों तरफ
कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिर लिखो प्राकृतिक संसाधनों में प्रतिरोधिता होती है, रेजिस्टेंस होती है, तथा उन्हें क्रियात्मक बनाने के लिए, क्रियात्मक या क्रियाशील, फंक्शनल बनाने के लिए उस प्रतिरोधिता को खत्म किया जाना। कैसे हिंदी लिखवाएं यार, अल्टरेशन। संसाधन में रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस को अल्टरेशन के द्वारा प्रतिरोधिता को रेजिस्टेंस को मानव प्रयोगों के द्वारा, तकनीकों के द्वारा कम करने की आवश्यकता होती है। कम करने की आवश्यकता होती है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं आपको। जैसे मान लो मिट्टी है, तो मिट्टी में आप लगाते हो, चावल लगाओगे तो चावल होगा क्या? आप डाल के देखो मिट्टी में, उसको खोदना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है, उसमें मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के चावल, उर्वरक डालना पड़ेगा तब जाकर के चावल। उर्वरक ना भी डालो तब भी मिट्टी में ऐसा ताकत है कि वो पैदा करे, लेकिन मिट्टी धान पैदा नहीं करती है, उसमें कुछ करना पड़ता है। रेजिस्टेंस है मिट्टी में भी। लोहा प्रकृति में मिलता है या इस्पात? लोहा मिलता है ना, लोहा का ओर मिलता है, अयस्क मिलता है, यानी मिट्टी से हम लोग लोहा निकाल रहे हैं, प्रकृति में लोहा नहीं है। तो मिट्टी में भी रेजिस्टेंस है और लोहा और इस्पात को प्राप्त करते हैं उसके ओर में भी रेजिस्टेंस है। हवा में भी रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधिता है। देखो कैसे, हमने ऑक्सीजन चाहिए ना बॉडी को, हमने लिया, अरे हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सब अंदर खींच लिया। तो रेजिस्टेंस तो वायुमंडल में भी है, ये भी शुद्ध नहीं है। प्रकृति में कुछ भी शुद्ध नहीं है जो डायरेक्ट कंजम्पशन किया जाए, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है उसमें। तो हर संसाधन में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ही उस संसाधन में उसकी गुणवत्ता का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा जिमरमैन कह रहा है। अब फंक्शनल थ्योरी हो गया। अब फंक्शनल थ्योरी के बाद एक और थ्योरी पढ़ाते हैं जो कि जीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स कर्स थ्योरी। रिसोर्स कर्स थ्योरी। संसाधन एक अभिशाप है, संसाधन एक अभिशाप है। रिसोर्स कर्स थ्योरी। रिसोर्स कर्स थ्योरी क्या है, इस पे लिखो। संसाधन एक अभिशाप कैसे है, समझाते हैं। लिखो, इसे डच डिजीज भी कहते हैं। डच मतलब हॉलैंड, नीदरलैंड्स,
इसे डच डिजीज भी कहते हैं अथवा डच सिंड्रोम भी कहा जाता है। रिसोर्स कर्स थ्योरी जो आया है वो आया है नीदरलैंड से। लिखिए, लिखते रहिए, लिखो। नीदरलैंड में पेट्रोलियम के कुओं की प्राप्ति हुई, खोज हुई तथा निर्यात प्रारंभ हुआ। जिससे पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, राष्ट्रीय आय में आकस्मिक वृद्धि हुई। परंतु इसका लिखो, परंतु इसका दुष्परिणाम था अन्य आर्थिक क्षेत्रों जैसे मैन्युफैक्चरिंग, अन्य आर्थिक क्षेत्रों जैसे मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, का गैर विकसित होना। अरे पैसा जब पेट्रोलियम से आ ही रहा है तो कौन काम करेगा? ऐसे ही पैसा जब आ गया, लिखो आगे, लिखो, वहां की बड़ी जनसंख्या उपभोक्तावाद में लीन हो गई, आलसी हो गई, उपभोक्तावाद में लीन हो गई। गवर्नमेंट से फ्री सब कुछ आने लगा तो जनसंख्या भी आइडल हो जाती है, आलसी हो जाती है। अगला पैराग्राफ लिखो, परंतु जब पेट्रोलियम के कुएं बंद हो गए तब अचानक से आर्थिक संकट का एक भीषण दौर उत्पन्न हुआ तथा संसाधन राष्ट्र के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ। लिखो, इस घटना के आधार पर विश्व के कई संसाधन युक्त प्रदेशों का अध्ययन किया गया। विश्व के कई संसाधन युक्त प्रदेशों का अध्ययन किया गया तो निम्नलिखित दशाएं प्राप्त हुई। पहला, निम्नलिखित दशाएं प्राप्त हुई। पहला, प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र की क्रियाएं विकसित हैं
माइनिंग हो रहा है, उत्खनन हो रहा है। लिखो, परंतु द्वितीयक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का गैर विकसित दशा। नेक्स्ट, मार्केटेबल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, मार्केटेबल गुड्स कंज्यूमर गुड्स से संबंधित उद्योगों का अभाव। से संबंधित उद्योगों का अभाव। फिर लिखो, मनी फ्लो के कारण, मुद्रा प्रवाह के कारण लोगों में आलस्य, कर्महीनता ये भी पाया गया। फिर लिखो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, निर्यात उन्मुख आर्थिक क्रियाओं का अभाव, विशेषकर विनिर्माण उद्योगों से वैल्यू एडिशन के द्वारा मूल्य संवर्धन से उदाहरण से समझा देते हैं। जैसे मान लो कि भारत ने कोयला और लोहा को बाहर भेज दिया और दूसरा कंट्री उसी कोयला लोहा से स्टील बना के, उसकी घड़ी बना करके लाखों रुपया में एक घड़ी भारतीय को बेच दिया। अब बताओ, दोनों में समृद्ध कौन होगा? वह देश जहां संसाधन था या वह देश जहां संसाधन नहीं था? जवाब दो। बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है।
अब ये देखो, अनुमानित भी ये है, यही अनुमानित है कि पश्चिम एशिया में रिसोर्स कर्स थ्योरी लागू होगा। भारत में देख लो, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा बुरा हाल है। पन्ना में हीरा मिलता है, सूरत डेवलप्ड है। कितना उदाहरण दें, रिसोर्स तो कर्ज सिद्ध हो जाता है। बिहार के लिए संसाधन ही अभिशाप सिद्ध हुआ ना। बिहार के लिए संसाधन अभिशाप सिद्ध हुआ। कैसे हुआ वो तुम पीछे हिस्ट्री में जाओगे तो समझ में आएगा। बिहार मतलब झारखंड, बिहार पहले एक ही था। लोगों ने माना कि सबसे फर्टाइल भूमि है, जल संसाधन है, खनिज है, तो उद्योग की स्थापना कहां होनी चाहिए। एचएमटी को तुम अगर देखोगे, हिंदुस्तान मशीन टूल्स को देखोगे, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स पूरा का पूरा पश्चिमी भारत में लगाया गया, और पूरा का पूरा पश्चिमी भारत विकसित हो गया। श्रीनगर में लगाया गया, पिंजौर में लगाया गया, अजमेर में लगाया गया, महाराष्ट्र में लगाया गया, पुणे में लगाया गया, बेंगलुरु में लगाया गया, केरला के एलवाई में लगाया गया। तुम देखो एचएमटी कहां बनाया गया था, क्योंकि मान लिया गया कि जो पूर्वी भारत है वहां तो संसाधन है, तो पश्चिमी भारत में इंडस्ट्री लगाओ। बहुत गरीब था ये। और अब देखोगे तुलना करके तो पश्चिम भारत का विकास हो चुका है। मैंने एक कारण जानबूझ करके दिया, क्योंकि आज वो हमारा विषय नहीं है। ऐसे बहुत सारी नीतियां रही जो कि पूर्वी भारत को मान करके बैठ गई कि यहां तो संसाधन है, लेकिन संसाधन वहां के लिए अभिशाप सिद्ध हो गया। संसाधन तो विदर्भ में है, लेकिन विकसित कोंकण तट हो रहा है, मुंबई हो रहा है, उसके आसपास के क्षेत्र हो रहे हैं। तो अगर ये प्रश्न आ जाए तो मुझे याद करना और लिखना। अब लिखो, संसाधन पे एक थ्योरी और पढ़ाएंगे, इंटाइटलमेंट थ्योरी बाय अमर्त्य सेन। इंटाइटलमेंट थ्योरी बाय अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना होगा, नोबेल प्राइज इनको मिला। इसके पहले तो कोई नाम ही नहीं जानता था। हम लोग अखबार में आर्टिकल पढ़ लिया करते थे। लिखो, एंटाइटलमेंट सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, जो इस धरती पर जन्म लेता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों पर एक निश्चित अधिकार है। एक निश्चित अधिकार है। एक निश्चित अधिकार है। कम से कम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कम से कम अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, एवं अपने व्यक्तित्व के विकास के बराबर का
संसाधनों पर हक होना चाहिए। संसाधनों पर हक होना चाहिए। जो भी anyone born on this earth is entitled for that much amount of resource as much he requires for his sustenance and fuller development of his personality। ये अमर्त्य सेन का लाइन है जिसको इंटाइटलमेंट थ्योरी कहते हैं। आगे भी लिखिए, लिखो, फुलर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का अर्थ है, व्यक्तित्व के विकास का अर्थ है कपड़ा, जूता, घड़ी, चश्मा, 5 स्टार होटल में रुकना? बिल्कुल नहीं। ये तो कोई भी प्रॉपर्टी डीलर कर लेगा, ये तो कोई भी कर लेगा। का अर्थ है राइट टू साइंटिफिक एजुकेशन, वैज्ञानिक शिक्षा का अधिकार। विज्ञान के उत्पाद्यों को यूज करने का अधिकार, विज्ञान के उत्पाद्यों का प्रयोग करने का अधिकार। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं पर्यावरणीय शुद्धता, पर्यावरणीय शुद्धता का अधिकार। तो यहां देखिए, इंटाइटलमेंट थ्योरी में आइए तो अमर्त्य सेन ने बहुत अच्छी बात कही, दिल को छूने वाली बात। लेकिन इंटाइटलमेंट थ्योरी कितने लोगों ने समझा, मुझे जल्दी बताओ। इंटाइटलमेंट थ्योरी का एक क्रिटिक मॉडल भी है। इंटाइटलमेंट थ्योरी समझ में आ गया होगा, मार्क्सवाद और गांधीवाद से भी सुंदर लगता है, क्योंकि इसमें भावनात्मक बातें नहीं की गई है, किसी को मारने की बात नहीं की गई है, इसमें अधिकार की बात की गई है कि हर व्यक्ति इंटाइटल्ड है इतनी चीजों के लिए, है ना। मैंने जन्म लिया तो मुझे साइंस पे हक है, मुझे कार पे चलने का हक है। और अमर्त्य सेन की ही बातों से हम प्रभावित होकर के आपसे कहते हैं कि आपको भी संसाधनों पे अधिकार रखने का हक है, और संसाधन का जमाखोरी करने का नहीं, लेकिन हक है कि आप भी मेहनत करते हैं तो हवाई जहाज से चलें, एयर कंडीशन में खड़े रहें, सोएं। आपके पास भी बड़ी सी गाड़ी ना हो तो गाड़ी हो, ये अब मूलभूत आवश्यकता है इंसान की। इसको अब लग्जरी नहीं कह सकते हैं। आप इसको लग्जरी नहीं कह सकते हो। छोटा सा उदाहरण है कि मान लो कोई एक व्यक्ति है, हम ही है, हम ही को अगर रोज यहां से करोल बाग पैदल भाग करके ट्रैफिक में जाना पड़े, पैदल या बैलगाड़ी में धक्का खाते हुए या ऑटो में धक्का खाते हुए, खांसते हुए, वहां जाके क्या पढ़ाएंगे? मर जाएंगे ना। फिर तो एक संसाधन तो चला जाएगा तुम्हारा। तो मेरा तो अधिकार है, मेरा तो इतना हक है, वैसे तुम्हारा भी हक है। जिस डिग्री का काम करोगे, जैसा लेवल का काम करोगे, उसमें तुम्हारा हक बनता है। यही इंटाइटलमेंट थ्योरी है। लेकिन इंटाइटलमेंट थ्योरी के विरुद्ध एक मॉडल है, वो भी आपको दिखाते हैं। दो व्यक्ति थे, एक्स और वाई। देख लो, दुनिया में कुल संसाधन को मान लिया गया यूनिट। ये क्लोज मॉडल है। मान लो कि 100 यूनिट संसाधन है, दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई। एक्स को
50 यूनिट मिल गया, y को भी 50 यूनिट मिल गया, दोनों को 50-50 यूनिट दे दिया गया संसाधन। अब इसका 2 संतान हो गया, तो इसका संतान का हो गया 25-25 यूनिट संसाधन बट गया। इसके 10 संतान हो गए, तो इसके हिस्से में एक संतान के 10 आया। अब भी थोड़ा बैलेंस रहेगा, कोई बात नहीं है। आगे क्या होगा कि इसने एक संतान कर दिया, एक संतान किया, तो इसके पास धन कितना रह गया? 25 और 25। इसने 10 के बाद फिर 6 कर दिया, 5 कर दिया, तो इसके पास कितना रह गया? 2 यूनिट। अब ये भाई साहब कह रहे हैं, अब ये जो बंधु हैं ये कह रहे हैं भैया समाजवादी आंदोलन खड़ा करना है। क्यों? क्योंकि ये तो अमीर है, ये तो अमीर है। अब इनके जो बाकी 2-2 यूनिट वाले बहुत सारे भाई थे, इन्होंने अपना जमीन यहां बेच करके दारू पी लिया, खा पका गए, या अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में लग गए। अब देखिए यहां से यहां पे जमीन आ गया, इनका जमीन हो गया इधर बढ़ने लगा, फिर ये हो गया 30 यूनिट और 30 यूनिट जमीन या संसाधन बढ़ने लगा। अब 5 बच्चा था, अभी भी इनका 3 बच्चा हो रहा है, 4-5 बच्चा हो ही रहा है। अब इनके पास संसाधन 0.5 यूनिट रह गया। अब ये यहां पर एक ठेला लगाते थे, अब 5 ठेला सड़क पर ठूस दिए ये भाई साहब। बीच में क्या होता है कि स्टेट इंटरवीन करती है, सरकार घुस गई, सरकार की स्थापना हो गई, डेमोक्रेसी आ गया। तो इसने क्या किया कि इन लोगों से टैक्स लगाया, इन लोगों का कुछ जब्त किया, टैक्स लगाया, और इधर से इधर कुछ सब्सिडी तो कुछ धन का बंटवारा, लैंड रिफॉर्म सब करने लगा, इधर से इधर डाइवर्ट करने लगा। लेकिन इनकी जो आदत है कि हर जनरेशन में 5 लटका दे रहे हैं, ये देखिए, तो ये सरकार कितना इधर करेगी। अंत में 2 वर्ग बन ही जाता है, पूंजीवादी वर्ग और ये जो तथाकथित सर्वहारा वर्ग है। तो अब इसमें इंटाइटलमेंट थ्योरी कैसे लागू होगा? इंटाइटलमेंट थ्योरी में ये हर इतना सारा पॉपुलेशन ये कहेगा कि मुझे तो बराबर का हक चाहिए। अब इनको हक चाहिए तो ये इस पे अटैक करेंगे, कहेंगे भाई लूटो इनको, मारो इनको, हटाओ इनको समाज से। स्टेट क्या करेगी? इनको हटा देगी, इनको मार देगी मान लो, और स्टेट इस पे कंट्रोल कर लेती है। अब स्टेट में इन लोगों को नौकरी दी जाती है, तो ये लोग अपने कर्महीनता काम ही नहीं करते हैं, जैसे सोवियत रूस में हुआ, जैसे मार्क्सवादी देशों में हो जाता है कि प्रोपेंसिटी टू वर्क आता ही नहीं है। जब तक आपको व्यक्तिगत लाभ ना हो तब तक आप काम नहीं करते हो। तो फिर स्टेट जो है वो धीरे धीरे फिर विखंडित हो जाता है, फिर संसाधन और जनसंख्या टूट करके अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स में बढ़ जाती है। ये कहानी जारी है। अब बताओ इसमें इंटाइटलमेंट थ्योरी कहां कहां कैसे लागू करोगे? तो सबसे बड़ा समस्या कहां आकर के आता है? जनसंख्या का आता है कि जनसंख्या को जब तक नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक सारे मानववादी सिद्धांत कहीं न कहीं फेल करने लगते हैं। और ये जो वर्ग है ये पूछता है तुमसे, आज एक पारसी पूछेगा, टाटा पूछेगा, अंबानी पूछेगा, बोलेगा मेरा अपराध क्या है? ये बोलेगा कि भाई मेरा अपराध क्या है। हम ऐसे उदाहरण ले लिए, मेरे पीछे मत पड़ जाना, मतलब मुझे पूंजीवादी से किसी का नाम नजर नहीं आया तो हम बोल गए बस। टाटा बहुत बड़े देशभक्त हैं, संतान उनका तो है ही नहीं, विरासत छोड़ के जाएंगे, लाखों लोगों को नौकरी देकर के जाएंगे, और कुछ लोग ठेला छोड़ करके जाएंगे और उसमें 15 ठेला और लगवाएंगे। जवाब दीजिए, इंटेलेक्चुअल हैं आप लोग भी। समस्या कहां पर है? एक ही गांव में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है। सार्वजनिक परिवहन की अच्छी व्यवस्था कर दी जाए तो व्यक्तिगत कार की क्या जरूरत है?
रूस में ये सारा एक्सपेरिमेंटेशन हो चुका है, कम्युनिस्ट देशों में ये सब कुछ होकर के देखा जा चुका है। आज चाइना भी इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। मानव आर्थिक भूगोल का अलग मजा ही है। इसमें न कोई सही होता है न कोई गलत होता है। अपने दृष्टिकोण को सही नहीं मानो, दूसरे के दृष्टिकोण को गलत मत मानो। दृष्टिकोण दृष्टिकोण होता है। मेरे मत में इंटाइटलमेंट थ्योरी सही है, लेकिन वही है कि जनसंख्या नहीं रोकोगे तो इंटाइटलमेंट थ्योरी कभी लागू नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को लिखना होगा कि इंटाइटलमेंट थ्योरी का जो मुख्य विरोध है वो जनसंख्या विस्फोट को ही लेकर के है। संसाधनों का पहले न्यायपूर्ण वितरण था। संसाधनों का पहले न्यायपूर्ण वितरण क्या था, उसका भी एक मॉडल है। देखो, ये प्रकृति है। प्रकृति में ट्राइब है, जनजातियां हैं। T1 है, T2 है, T3 है, जनजातियां हैं। अब जनजातीय संघर्ष होगा तो ये इसको कैप्चर करेगा। आज भी अफ्रीका में जाओगे तो जनजातीय संघर्ष इसी तरह का है। ये मॉडल तुमको समझ में आ जाएगा। अफ्रीका में आज भी यही सब हो रहा है। तो T1 T2 पे अटैक करता है और T2 को जीत लेता है। अब T1 T2 को मिला करके एक ग्रुप बन जाता है, लेकिन इस ग्रुप में दो लोग रहेंगे। एक लोग रहेगा जो विनर्स हैं और दूसरे हैं जो लूजर्स हैं। यही बन जाएंगे स्लेव, यही बन जाएंगे तथाकथित लो कास्ट। इन्हीं का लो कास्ट का दर्जा दे दिया जाता है, या इनको पूरी तरह से मार के खत्म कर दिया जाता है। मार के खत्म करने वाला मॉडल था जैसे यूएसए में। आज यूएसए की मूल रेड इंडियन जनसंख्या नहीं मिलती है। लो कास्ट वाला सिस्टम था भारत में, और भारत में जो लो सिस्टम आया है इसका मनुस्मृति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति के 3000 साल पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में लो कास्ट हाई कास्ट है, और अपर सिटाडेल लोअर सिटाडेल इस सब मिलता है। और काले रंग के लोग, काली प्रजातियां लोअर सिटाडेल में रहती है। मोहनजोदाड़ो के सिविलाइजेशन मिलता है। और मेडिटेरेनियन रेस के लोग ऊपर रह रहे हैं, प्रोटोस्टोलाइड नीचे रह रहे हैं। उस समय भी ये डिवीजन मिलता है। ये डिवीजन किसी हिंदू धर्म का क्रिएशन नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में अगर तुम देखोगे तो हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम आया। अमेरिका में तो खून की होली खेली गई, दक्षिण अमेरिका में खून की होली खेली गई। स्लेव बनाया गया वेस्ट एशिया में दास्ता, साउदर्न यूरोप और वेस्ट एशिया में दास्ता बनाई गई। तो ये सब इसीलिए तो इसको कहते हैं कि ये मध्ययुगीन अंधवाद है। मध्ययुगीन अंधवाद है। और इसमें हम लोग चाहे ए मॉडल हो, चाहे बी मॉडल हो, चाहे सी मॉडल हो, ये तीनों ही मॉडल मानववाद के विरोधी थे। मानववाद के ये तीनों ही मॉडल मानववाद के विरोधी मॉडल्स हैं। लेकिन उसमें तुमको देखना होगा कि तीनों में माइल्डेस्ट फॉर्म में कौन है, तो लो कास्ट। कास्ट के नाम पे दूर रखना ये था भारत में। दास बना करके उन पे अत्याचार करना, उनको नौकर बनाना और मारना पीटना से लेकर सब कुछ करना, ये था आपका। बस आज की कथा खत्म। चाइना में 3 चाइल्ड पॉलिसी क्यों आया? आपने प्रश्न पूछा, हमने इस पे कब कितनी बार इसका जवाब दिया। पहले देखिए इंडिया, ये रहा चाइना।
आपके पास जमीन कितना है भाई साहब, संसाधन कितना है? इनके पास आपसे जमीन कितना गुना अधिक है, संसाधन कितना गुना अधिक है? दूसरा, चाइना ने 1978 से वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया, तो आज 40 साल बाद उसका जनसंख्या नियंत्रण हुआ। भारत में वन चाइल्ड पॉलिसी की बात नहीं की जा रही है, भारत में की जा रही है टू चाइल्ड पॉलिसी की। तो भारत में टू चाइल्ड पॉलिसी अगर लागू करोगे और हमारे जमीन संसाधन को अगर देखा जाएगा तो भी आने वाले 100 साल में भी जनसंख्या स्टेबल नहीं होने वाली है। 2070 वैसे ही चला गया है। बस डिबेट बहुत